क्लास स्टार्ट किया जाए। ये कौन सा लेक्चर है स्टूडेंट? आपको साउंड जा रहा है मेरा? ओके। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे हाउ कैन बी कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट? उसे फर्स्ट पॉइंट तक हम लोग पढ़े थे, नहीं? ओके। द फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी हो चुका था। सेकेंड पॉइंट लिखे तो देखिए क्या बोला गया है, चार्ज सेपरेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मान लेते हैं कि एक सिस्टम है जो ओवरऑल न्यूट्रल है और उसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं है, बट इस चार्ज को अगर आप सेपरेट करते हैं तो खुद से होगा या करना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को करना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ एनर्जी यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा, नहीं? कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट? तो जो आप वर्क करेंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट? इसका मतलब अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि ये मोर स्टेबल होना चाहिए और ये लेस स्टेबल होना चाहिए। इज इट राइट? दिस इज द रीजन कि मैंने क्या लिखा है, चार्ज सेपरेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। सब लोग को समझ में आ गया? मैं इस पर एग्जाम्पल लूंगा। अब एक और पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिए तो, among the charge separated resonating structure, among the charge separated resonating structure that will be more stable, that will be more stable in which extent of charge separation is less, that will be more stable in which extent of charge separation is less। फिर से बोलना पड़ेगा या लिख लिए हैं? एक बार और बोल देता हूँ, among the charge separated resonating structure that will be more stable in which extent of charge separation is less। ओके ना? इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी चार्ज का सेपरेशन हो चुका है और चार्ज सेपरेशन में भी कहाँ पे चार्ज सेपरेशन का डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा है? भाई रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ऐसे तो क्लास बिल्कुल भी नहीं लेने का तो कुछ मतलब ही नहीं हो रहेगा। और सब लोग थोड़ा बहुत भी अगर एफर्ट लगाइएगा, ऑनलाइन क्लास कैसे चलेगा बताइए? या तो फिर मैं एक काम करूँगा न्यू बैच का कि ठीक है
हाँ ना कुछ पूछेंगे ही नहीं, डायरेक्ट आएंगे पढ़ाते चले जाएंगे। सर इस सिर्फ एक या दो बच्चों का रिस्पॉन्ड नहीं है, जिसको लग रहा है कि हाँ ठीक है कहीं पे अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है, किसी का भी होता है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्ड करना है, राइट। क्योंकि ये मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपका एफर्ट और मैक्सिमम मेरा एफर्ट से बहुत बढ़िया हो जाएगा। और बाकी तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, वेट फॉर राइट टाइम। दिसंबर तक आप वेट कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th में वीक रह गया था, मैं कहाँ से कहाँ तक लेकर चला जाता हूँ। बट हर क्लास में जितना पढ़ाते हैं उसको देख कर आना पड़ेगा, ऐसे ही अपने आप को क्लास में लेकर मत ज्वाइन कीजिए। जो पढ़ाते हैं उसको दोबारा पढ़िए, रिवीजन करके आइए। चलिए, तो इसमें चार्ज का सेपरेशन कम है, इसमें चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा है, राइट। इस तो यहाँ से यहाँ तक खुद से होगा या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इसको बोल सकते हैं मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। चलिए, इस थर्ड पॉइंट है। कितना बढ़िया से सब्जेक्ट को बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक भी आपका बैलेंस हो जाए, जो 11th क्लास में नहीं पढ़े थे, राइट। जो इनऑर्गेनिक का स्टार्ट किया था समझ में आ रहा था। तो टीचर अगर लगा हुआ है, नहीं तो आपका सिलेबस जहाँ से शुरू होता है क्लास 12th का, वहाँ से तो मुझे बस बहुत कम टाइम लगेगा, बट उसमें लास्ट में ओवरऑल बड़ा लॉस हो जाएगा। इससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है क्लास ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम में, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, प्लस स्कूल में भी चल रहा हो क्लास। बट देखिए, आपका स्कूल में जो ऑर्गेनिक चल रहा है तो मैं हेल्पलेस हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं रिएक्शन स्टार्ट कर नहीं सकता हूँ के बैच के लिए। रिएक्शन स्टार्ट कर भी दूंगा तो फिर और भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट पैकेज लेकर चल रहा हूँ। और बोर्ड का प्रीवियस सेट का सारा क्वेश्चन मैं केमिस्ट्री का, स्पेशली केमिस्ट्री का, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ 20 ईयर्स का। तो उस बात की तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बट पहले पढ़ तो लेंगे अच्छे से। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट, ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ पॉजिटिव चार्ज, ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ पॉजिटिव चार्ज, a resonating structure with positive charge on less electronegative atom, on less electronegative atom or negative charge on more electronegative atom will be more stable मैं सबका अटेंडेंस देख रहा हूँ। विदिन 5 डेज मैं जूम पे पेरेंट के साथ मीटिंग करने वाला हूँ। सबका अटेंडेंस मैं डेली एनालाइज कर रहा हूँ, कौन कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं और कौन कौन बीच में छोड़ रहे हैं। तो फिर ऑफिस में तो बुला नहीं सकता हूँ, ऑफिस में बुला नहीं सकते हैं, तो उसका एक उपाय है। अब प्लस जो भी आपको पेरेंट्स के ग्रुप में शेयर करते हैं कि ये चीज़ सबमिट करना है, पढ़ना है, क्या ये आपसे पेरेंट्स पूछते हैं? मैंने पेरेंट्स को ये पता होता है ना, उनके ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट एवरीवन। क्योंकि आपके पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। भैरवी तालुकदार, क्या आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मुझे ये मिला है और मैं ये सबमिट कर रही हूँ, और क्या नहीं सबमिट किए हैं, क्या कवर नहीं किए, बताते हैं उनको कि नहीं हो पाया है ऑन टाइम? तो इन सारे बातों के लिए मैं एटलीस्ट, क्योंकि एक यहाँ से घर पे आप हैं तो पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो एटलीस्ट मैं पेरेंट्स को यही उनको
रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मैं प्रोजेक्ट देता हूँ, जो भी वर्क देता हूँ, वो एटलीस्ट सबमिट होने से पहले आपसे एक बार पूछ लें या देख लें कि हाँ PDF कहाँ बना के भेजो हो। एग्री ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, उस थोड़ा सा एफर्ट से मेरा काम आसान हो जाएगा। मतलब आप लोग ऑल आर वेरी डिसिप्लिन, मैं किसी पे शक नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में है कि कभी कभी 2% प्रेशर देने से चीज़ें बन जाता है। आप लोग तो बिल्कुल प्रेशर नहीं, तो मेरा नेफ्यू तैयारी कर रहा था, मैं उसको ये बनाना है, ये बनाना है, सब बोल एकदम दिखा, और एकदम डेडलाइन देता हूँ, कल तुमको दिखाना पड़ेगा, परसों दिखाना पड़ेगा। मैं नहीं बोला कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान की मर्जी है, उसका काम है हार्ड वर्क करना। बट अभी के टाइम पे 2 साल सिर्फ पढ़ना, तो सिर्फ पढ़ो, मोबाइल भी हाथ में नहीं लेने देते हैं, जितना देर तक काम है उतना देर तक काम करो, टीवी भी मत देखो 2 साल तक। और कैटलिस्ट के बहुत सारे बच्चे जो IIT का रिजल्ट दिए हैं और मेडिकल का, वो 2 साल तक, जब ऑफलाइन क्लास चलता था, उसमें बहुत सारे बच्चे का मैं इंटरव्यू भेजते रहूँगा और बताऊँगा। मोबाइल, अभी तो खैर मोबाइल पे ही सारा काम हो रहा है, यूज़ नहीं करते थे। दे आर वेरी डिसिप्लिन, स्कूल का एक्टिविटी भी मेंटेन करते थे, रिजल्ट भी हो गया। एनीवे, लिखिए, ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ पॉजिटिव चार्ज, ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ पॉजिटिव चार्ज on less electronegative atom or negative charge on more electronegative atom will be more stable with respect to reverse situation, with respect to reverse situation। मैं फिर से बोल रहा हूँ, a resonating structure with positive charge on less electronegative atom or negative charge on more electronegative atom are more stable with respect to reverse situation। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन में which one are more electronegative atom? ऑक्सीजन। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज किस पे ज़्यादा टॉलरेबल, किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल, किस पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा? तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट? एग्री ना? और निगेटिव चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका तो नेचर ही है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना, राइट? तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन पे नेगेटिव, राइट? देखिए तो सही है, यहाँ कर लीजिएगा। हो गया एवरीवन? और जितना भी पॉइंट लिखवाए हैं उन सारे पॉइंट को एक बार पढ़ लीजिए। और हाँ, सेकेंड पॉइंट का स्टेटमेंट लिख चुके हैं? हाँ, सब पे मैं एग्जांपल लूँगा, एक एक जितना भी मैंने पॉइंट लिखवाया सब पे एग्जांपल लेने वाले हैं अभी। खाली बस उस पॉइंट को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। तो कितना पॉइंट मोटा मोटी इन जनरल कितना पॉइंट लिखे स्टूडेंट? 4 पॉइंट ना। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, राइट? फिर क्या है? चार्ज सेपरेशन, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। फिर लेस चार्ज सेपरेशन, मोर चार्ज सेपरेशन। फिर क्या है? दिस पॉइंट, लास्ट पॉइंट, राइट? लेकिन इन सारे पॉइंट में सर अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो हम लोग किसको फेवर करेंगे? तो हम लोग सबसे ज़्यादा प्राइम पॉइंट मेरा कौन सा है? इन चारों पॉइंट में सबसे सुपीरियर पॉइंट इज विच वन? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, राइट? पिछले क्लास में भी लिखवाए थे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? फास्ट सबको एवरीवन, हाँ या ना? नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। इज देयर रेजोनेंस इन दिस कंपाउंड? फ्रॉम वेयर टू वेयर?
लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, राइट। अब देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन दिस आर एस? 1, वेरी गुड। ये भी, यहाँ भी कितना पाई बॉन्ड है सर? 1 ही है, राइट। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से यहाँ पे आंसर दे पाएंगे? सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से तो आंसर नहीं देंगे, बट इसमें चार्ज का सेपरेशन है, देखिए तो नहीं है, बट यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो गया है, राइट। इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, बट इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, तो विदाउट चार्ज सेपरेशन एंड विथ चार्ज सेपरेशन में इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा और इसका स्टेबिलिटी कम रहेगा, तो लेस स्टेबल ए मोर स्टेबल, इज इट राइट? अब तब आपसे पूछा जाएगा, यहाँ देखिए स्टूडेंट, कि इस रेजोनेंस हाइब्रिड में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा? तो आपको नहीं लगता कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर और कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एस इन आर एच दोनों सेम और डायरेक्शन में जाता है? इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी एज वेल एज कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एस इन आर एच, एग्री ना? यही तो एंट्रेंस एग्जाम का पूछने का तरीका रहेगा, लिख लीजिए। किसी को डाउट यहाँ पे, जिनका सेकंड पॉइंट छूट गया था? ओके, इसको हटाएं। आपको रेजोनेंस का जो होम असाइनमेंट दिया गया है उसको बनाना स्टार्ट कर दिए या वेटिंग फॉर राइट टाइम? बन रहा है? वेरी गुड। आप लोग को याद है कि ए में जब एक स्ट्रक्चर लिया था तो इसमें से कुछ स्टूडेंट नहीं, 90% स्टूडेंट एक ही बार में 3 एरो कर दिए थे, याद है? सब लोग लिखते रहेंगे फास्ट। बिल्कुल राइट टाइम है यहाँ पे समझने का, कि मैं ऑलवेज ये बात क्यों बोल रहा था कि एट ए टाइम मैक्सिमम 2 एरो यूज़ करना चाहिए इन जनरल। देखिए इसमें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसमें आर एस है 5, राइट। आर एस 5 होता है, इधर से भी जाते हैं इधर से भी जाते हैं, बट मैं 1 डायरेक्शन का ही बात करता हूँ पहले। ये है ए, ये है बी, ये है सी। स्टूडेंट अगर एक ही साथ तीनों एरो यूज कर लेते, ए यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ, डायरेक्ट नहीं लेता, आप सी पे पहुंच जाते। इफ बी यूज एट ए टाइम ऑल 3 पाई बॉन्ड्स और 3 एरो यूज करते तो डायरेक्ट हम लोग ए से सी पे आ जाते, इज इट राइट? बट इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? यस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, राइट। इसमें 3 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, करेक्ट ना? इसका मतलब ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। बट बी में कितना पाई बॉन्ड है? फर्स्ट सर 2 पाई बॉन्ड है। सी में कितना पाई बॉन्ड है? इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। दोनों में पाई बॉन्ड सेम हो गया, राइट। तो जब पाई बॉन्ड सेम हो गया तो कोई और फैक्टर देखेंगे, तो पाई बॉन्ड सेम हो गया तो मेरे पास अभी 3 फैक्टर बचा हुआ है। तो सर यहाँ भी तो चार्ज का सेपरेशन है और यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन है। भाई कहाँ पे चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा हुआ है? ज़्यादा डिस्टेंस पे है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, राइट। इसमें एक्सटेंट ऑफ चार्ज सेपरेशन इज मोर, इसमें एक्सटेंट ऑफ चार्ज सेपरेशन इज लेस, इज इट राइट? दिस इज द वजह कि बी और सी में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा? बी का। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग 3 एरो यूज करेंगे तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा वो गायब हो जाएगा और जिसका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा आरएच में वो नज़र आता? जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वही हम लोग से छूट जाता है, जिसका कंट्रीब्यूशन कम रहता है आरएच में वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द रीजन कि मैक्सिमम एरो एट ए टाइम कितना लेते हैं? 2 लेते हैं, इज इट राइट? तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर, सबको समझ में आ गया? एनीवन जिनको डाउट है? तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ये सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ आरएस का ऑर्डर है या कंट्रीब्यूशन का भी ऑर्डर है?
कंटिन्यूसी का भी है। अब यहाँ देखिए, एक चीज़ बहुत गौर से देखिएगा कि और मान लेते हैं ये मेरे पास कंपाउंड है, या इसी कंपाउंड को लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सिचुएशन इन विच द कंपाउंड इन विच ऑलरेडी रेजोनेंस आर हैपनिंग, वैसा सिचुएशन जहाँ पे ऑलरेडी रेजोनेंस हो रहा है। ओके स्टूडेंट, लेकिन फिर भी रिएक्शन के टाइम पे देखिएगा मैं इसी को लेकर काम करूँगा। रिएक्शन हम लोग किसको लेकर काम करेंगे? तो सर आपने तो बताया था कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, राइट, और रेजोनेंस हाइब्रिड आर रियल कॉन्सेप्ट। बट सिचुएशन इज दैट कि इन तीनों में रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा शेयर, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा? इसका रहेगा, राइट। तो वैसा सिचुएशन जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो रिएक्शन के लिए, अगर इतना डेप्थ में किसी के माइंड में गया होगा तो, नहीं गया तो मैं यहाँ पर रिमाइंड कर रहा हूँ, तो रिएक्शन में हम लोग मोस्ट स्टेबल आरएस को लेकर करते हैं, करेक्ट। इसलिए रिएक्शन के लिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं लूँगा। हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड से हम लोग ये पता करें कहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। बट रिएक्शन किसको लेकर करेंगे स्टूडेंट? तो रिएक्शन हम लोग मोस्ट स्टेबल आरएस को लेकर करते हैं, करेक्ट ना। इसलिए वहाँ पे कन्फ्यूजन तो नहीं होगा कि नहीं ये तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था, ये तो रिएक्शन में जाएगा नहीं। ये नो डाउट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, बट इसी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, राइट। तो जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहेगा उसी को, उस स्ट्रक्चर को लेकर ही हम लोग रिएक्शन सोचेंगे। एग्री? बोलिए, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा, यस। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम वेयर टू वेयर? इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। अब बोलिए, इसमें कितना पाई बॉन्ड? हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 1। इसमें कितना पाई बॉन्ड? 1, राइट। तो इसका अगर नाम ए दिया जाए और इसका नाम बी दिया जाए, तो विच वन शुड बी मोर स्टेबल? तो ये सबसे लास्ट पॉइंट आ जाएगा नहीं। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा टॉलरेबल है, स्टेबल है, विथ रेस्पेक्ट टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, राइट। दिस इज द लास्ट पॉइंट। इसका मतलब ए और बी में विच वन आर मोर स्टेबल? ए ग्रेटर देन बी, इज इट राइट? लिख लीजिएगा। हो गया ना? देखिए, इसमें किस पे पॉजिटिव चार्ज है? कार्बन पे। और इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। अब किस पे पॉजिटिव चार्ज है? नाइट्रोजन पे। तो ए और बी में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा और किसका स्टेबिलिटी कम? तो देखिए, नहीं लगता कि सर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, अगर आप सही से सारे पॉइंट को नहीं देखे रहते तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता? कन्फ्यूजन ये होता कि अगर चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो चार्ज को अगर माइंड में लेकर काम करेंगे तो ए ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ए कम स्टेबल होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को माइंड में रखेंगे तो इसमें पाई बॉन्ड एक है, इसमें देयर इज नो पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग बी ज़्यादा स्टेबल है, ए कम स्टेबल, राइट। तो जहाँ पे पाई बॉन्ड का पॉइंट और रेस्ट पॉइंट, पाई बॉन्ड वाला पॉइंट और रेस्ट पॉइंट अगर एक दूसरे को अपोज करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, हम लोग किसको फेवर करेंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इज इट राइट?
आप समझे मैंने क्या समझाने की कोशिश किया इस एग्जांपल से? मैंने इस एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश किया कि सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को फेवर करेंगे। उसके पीछे का वजह था फुलफिल ऑफ ऑक्टेट, इज इट राइट? तो बी ग्रेटर देन ए, स्टेबिलिटी ऑफ आर एस, करेक्ट ना? बोलिए यहाँ पे किस पे पॉजिटिव चार्ज है? कार्बन पे। इसमें किस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया? नाइट्रोजन पे। तो ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल? वेरी गुड, बी ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। चार्ज को देखेंगे तो ए ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को देखेंगे तो बी ज़्यादा स्टेबल होगा, इज इट राइट? तो यहाँ पे हम लोग जो आंसर दे रहे हैं उसमें पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में क्या चल रहा है, चार्ज चल रहा है या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? तो सर जहाँ पे चार्ज वाला फैक्टर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाला फैक्टर रहेगा, या इवन फर्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का फैक्टर और बाकी सारा फैक्टर में सबसे ज़्यादा फेवर करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का, इज इट राइट? चलिए सब लोग डीके सिंह का बुक निकालिए। तो सबके पास है ना दिस वन? क्वेश्चन नंबर 57, ऑर्डर बताइए। पेज नंबर 9। बोलिए स्टूडेंट, सबसे सबसे कम स्टेबल कौन रहेगा? फर्स्ट, सेकेंड, राइट? क्योंकि सेकेंड में पाई बॉन्ड नहीं है। क्या मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा या सबके पास है? बोलते भी नहीं, सबसे बड़ा समस्या तो इस एवरीवन, अभिज्ञान, आकाश, अंशु, सबके पास है? नहीं है तो ऑर्डर करके मंगवा लीजिए, ये स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 में सेकेंड स्ट्रक्चर में नो पाई बॉन्ड, राइट? फर्स्ट में कितना पाई बॉन्ड? 1, और थर्ड में भी कितना पाई बॉन्ड? 1, राइट? बट फर्स्ट में चार्ज का सेपरेशन नहीं है और थर्ड में चार्ज का सेपरेशन है, तो नहीं लगता कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी शुड बी फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड और ग्रेटर देन सेकेंड, इज इट राइट? आंसर देखिए तो है, आंसर के पीछे दिया हुआ है इसमें चैप्टर क्लास में।
तो फर्स्ट थर्ड सेकेंड सी, आंसर शुड बी सी, राइट। है ना। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे, यहाँ देखिएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सबसे कम स्टेबल कौन है, वही पहले बताइए। वेरी गुड। अब व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड? तो सर फर्स्ट एंड थर्ड में ये है मेरा फर्स्ट, किसी भी पॉइंट से आप इसको डिफर कर सकते हैं। अभी इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है 1, इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है 1, राइट। ए भी पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ है, ए भी पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ है, करेक्ट ना। इसमें नेगेटिव किस पे है, ऑक्सीजन पे, इसमें भी नेगेटिव किस पे है, ऑक्सीजन पे, ये राइट। इसका मतलब मेरे पास जितना भी ब्रह्मास्त्र था कंपेयर करने के लिए उसमें सारा फेल कर गया है, और इसमें किसी भी पॉइंट से हम लोग डिफरेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, इज राइट। इसका मतलब इन दोनों का स्टेबिलिटी बिल्कुल इक्वल रहेगा, और इन दोनों का स्टेबिलिटी थर्ड से ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट इक्वल टू थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड, ये ऑप्शन होना चाहिए। ये कौन सा ऑप्शन है, देखो सी है आंसर में। इतना देर लगेगा आंसर देखने में। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 59, चलिए इसका प्रॉपर आंसर अभिज्ञान कलिता बताएंगे। अब मैं ऐसे नाम लेकर पूछते रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 59, अभिज्ञान कलिता, एक्सप्लेन व्हाट द आंसर एंड व्हाई। अभिज्ञान प्रेजेंट है? Is your mic is not working? ओके भाई माइक ठीक कर लेना है, नहीं तो कम्युनिकेशन गैप रहेगा, सिर्फ इधर से आउट गोइंग जाएगा, इनकमिंग नहीं आएगा उधर उस तरफ से, आप लोग की तरफ से। एनीवे इसका आंसर बताइए आकाश हजारिका। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ना, नहीं। यहाँ देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किस में था, फर्स्ट में, तो ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन देखिए अब एग्ज़ाम हॉल में होता क्या है कि मानते फर्स्ट सबसे ज़्यादा है और ऑप्शन बाकी में ऑप्शन में फर्स्ट नहीं रहता, तो टाइम बच गया। लेकिन यहाँ पे चांस की बात है कि फर्स्ट 2 ऑप्शन में, राइट। अब उसके बाद सेकेंड में, तो सर सेकेंड में भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है और थर्ड में भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, इज इट राइट। तो नहीं लगता कि चार्ज सेपरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो किसमें चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा है, थर्ड में ज़्यादा है, सेकेंड में कम है, तो मतलब फर्स्ट के बाद सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड के बाद थर्ड होना चाहिए। तो जितना भी पॉइंट लिखवाए हैं हर पॉइंट को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी दिस वन, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन शुड बी डी, इज इट राइट। देखिए तो डी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 60,
क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर मुझे ऐत्री चक्रवर्ती बताएंगे। अपना माइक ऑन कर लीजिए और बोलिए क्या होगा। ये प्रेजेंट है, क्या आंसर होगा? जयश्री, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। मैंने ऐत्री चक्रवर्ती का नाम लिया हूँ। जिनका नाम ले रहे हो प्रेजेंट हैं या नहीं है? ऐत्री चक्रवर्ती। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रहा है। मैं आंसर देने के लिए बोला हूँ, प्रेजेंट सर के लिए नहीं। जस्ट आंसर दीजिए। आप में से और कोई आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का? एनीवन? ये बहुत पुअर रिस्पांस है। इसमें 5-6 बच्चे बहुत एक्सेलेंट काम कर रहे हैं, बाकी का क्या है, ये तरीका है। ऑप्शन है, बट आप अपना माइक तो ठीक कर लीजिए, आपका आवाज़ नहीं आ रही है। सारे बच्चे का अगर आवाज़ ही नहीं आता रहेगा तो मैं पढ़ाऊँगा किसको? चलिए यहाँ देखिए, व्हाट अबाउट सब, यहाँ देखिएगा सबसे कम स्टेबल कौन रहेगा? सबसे कम स्टेबल इसमें थर्ड रहेगा, राइट? सॉरी सेकंड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 है। फर्स्ट और थर्ड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, 1। फर्स्ट में भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है और थर्ड में भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है। इज इट राइट? बट फर्स्ट में कार्बन पे निगेटिव है और थर्ड में ऑक्सीजन पे निगेटिव। किस पे निगेटिव ज़्यादा टॉलरेबल है? ऑक्सीजन पे निगेटिव ज़्यादा टॉलरेबल है। तो थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट और ग्रेटर देन सेकेंड। दिस एक कौन सा ऑप्शन में है? बी में। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन टफ है? नहीं लगता कि इस टाइप का क्वेश्चन, अरे बहुत बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम है, बट पढ़ने के बाद आसान लग रहा है, राइट? चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 61 बताइए। बर्नव भारद्वाज, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। क्या होगा और क्यों होगा, दोनों बात बताना है। क्या होगा और क्यों होगा, नहीं? एक चीज गौर कीजिएगा, सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2-2 है, राइट? 61 में सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, 2 है, 2 है। इज इट राइट? बट 61 का फर्स्ट में ऑक्सीजन पे निगेटिव है, 61 का सेकंड में कार्बन पे निगेटिव है और 61 का थर्ड में नाइट्रोजन पे निगेटिव है। भैया निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल किस पे रहेगा? सर ऑक्सीजन पे, राइट? और सबसे कम स्टेबल किस पे रहेगा? कार्बन पे, राइट?
इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन, ऑथर इतना बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए सेट कर दिया। सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट रहेगा, उसके बाद थर्ड रहेगा और सबसे कम स्टेबल सेकंड रहेगा। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए आंसर क्या है, 61 का ये ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट थर्ड सेकंड, बी। देखिए तो आंसर बी है। तब चलिए 62, देखिए तो 62 का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किए थे, पेरिडीन का सिखाए थे ना, और बताए थे कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लीजिए, आगे काम में आएगा। तो 62 को एक्सप्लेन करेंगे दर्शना विथ प्रॉपर रीजन। सिक्सटी टू, देखिए आप में से कोई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पास इट माइट भी नहीं हो सकता, तो 62 का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा स्टूडेंट, तो सर सबसे ज़्यादा स्टेबल तो फर्स्ट और फिफ्थ रहेगा। इज एनी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ, नो। तो फर्स्ट इक्वल टू फिफ्थ इक्वल हो गया, राइट। बाकी सेकेंड, हाँ दर्शना एक्सप्लेन कीजिए, मेरे बदले आप एक्सप्लेन कीजिए, तो बोलिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी गुड, इसका मतलब सेकेंड और फोर्थ में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है और चार्ज का सेपरेशन भी सेम है, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल सिमिलर है, राइट। बट सेकेंड में, सेकेंड का थर्ड के रेस्पेक्ट में चार्ज का सेपरेशन कम है सेकेंड में और थर्ड में ज़्यादा है, राइट। दिस इज द रीजन कि सेकेंड इक्वल टू फोर्थ, सेकेंड इक्वल टू फोर्थ कर दें, तो मुझे लगता है कि दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए तो ये जो मैंने हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये किसी के साथ मैच करता है, ऑप्शन है, तो इसका 62 का यही ऑप्शन होना चाहिए, इज इट राइट। ऑप्शन है 62 का ये। तो मेडिकल वाले बच्चे या जेईई मेन वाले, आप जितना आसानी इस क्वेश्चन को समझ रहे थे, अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो ये आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। इतनी सारे बातों का बात आप इन सारी चीज़ों को आपने आंसर दे दिया, क्योंकि आपने इन हर एक छोटा से छोटा पॉइंट को कवर करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। चले इसी बात पे क्या, हाँ हाँ, लेकिन यस, तो इसमें मैं रीडिंग में बोला था कि जनरली होना यही चाहिए था, करेक्ट। बट यहाँ पे वहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि इसमें कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल को रिएक्शन के लेके जाते हैं, तो यहाँ पे भी जाके अटैच होता है, यहाँ भी अटैच होता है, यहाँ पे अटैच होता है। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस हाइब्रिड में, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस हाइब्रिड में शायद नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब इस केस में इसके पास में भी सेपरेशन थोड़ा बना होगा, करेक्ट ना। और दूसरी बात यहाँ देखिएगा, इस केस में सिचुएशन ऐसा हो गया था कि अगर हम लोग एडजेसेंट पोजीशन पर चार्ज का सेपरेशन नहीं करते, तो डायरेक्ट हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड पे पहुंच जाते, राइट। यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पहुँचते, यहाँ पहुँचते ना। अगर एक साथ एरो करते तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इज इट राइट। यहाँ पहुँच जाते स्टूडेंट, और ये जो जहाँ पे आते वो था थर्ड, बट थर्ड से ज़्यादा स्टेबल सेकेंड है, इज इट राइट।
दिस इज द रीजन कि हम लोग यहाँ पे इसको सेपरेशन करके छोड़े हैं, ठीक ना। नहीं, अब इसके अलावा अगर अगल बगल रहेगा तो अब आपके पास तो सब कुछ मिल गया है। इसके अलावा अगर अगल बगल रहेगा तो हम लोग करके देखेंगे, और करके देखने के बाद हम लोग कंपेयर भी करेंगे कि स्टेबिलिटी वाइज क्या है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं देखिए, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है ना, ऐसा भी करके रख सकते हैं, एग्री। और इन दोनों को बिल्कुल आर एस बोलेंगे कि बिकॉज वन आर एस डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड, करेक्ट। तो पाई बॉन्ड का ही सिर्फ डीलोकलाइजेशन किया हूँ, ये पाई बॉन्ड को यहाँ भेज दिए हैं। बट इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो अब यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, करेक्ट। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गया था कि पाई बॉन्ड सेम था, बट सेकेंड में चार्ज का सेपरेशन और थर्ड में चार्ज का सेपरेशन में, सेकेंड और थर्ड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम था, बट थर्ड में चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा है और सेकेंड में चार्ज का सेपरेशन कम है। दिस इज द वजह कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट न ले आके पहले इसको यहाँ पे लेके भेजते हैं, इस पर माइनस और इस पर प्लस लेके जाते हैं, करेक्ट ना। तो देखिए ये सब आपको आइडिया स्टूडेंट, देखिए केमिस्ट्री है, इसमें इन जनरल चलता है, बट ये सारा आइडिया थ्योरी हो गया 70% बात। जैसे यहाँ पे मैं अभी कभी कभी देखता हूँ ना, तो बच्चे क्या होता है कि थ्योरी क्लास में बिल्कुल बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। प्रॉब्लम डिस्कशन जैसे ही करना स्टार्ट करता हूँ तो एफर्ट लगाना पड़ता है। तो थ्योरी भाई 70% है, 30% आपको गेन अलग अलग चीज़ें, इवन प्रॉब्लम डिस्कशन में ज़्यादा सीखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बातें आएगा और आपके माइंड में बहुत डिफरेंट कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और टीचर आपके सामने है, तो जितना भी डाउट जैसे आपने यहाँ पे बोला उसका मैंने कुछ लॉजिक दिया, राइट, तो ज़्यादा आपको मौका रहेगा सीखने का। चलिए इसी बात पे क्या क्वेश्चन नंबर 64, चलिए जी गया, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आप ही दीजिए। नॉट 63, 64। सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, 2 है, 2 है और 2 है, इट राइट। फर्स्ट, उसका थर्ड इक्वल टू 4, वेरी गुड। बचा है बस एक लाइन बोल दीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि सर यस डिस्टेंस, तो थर्ड, सेकेंड और थर्ड में देखेंगे तो सेकेंड में चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा डिस्टेंस पे है, थर्ड में चार्ज का सेपरेशन कम डिस्टेंस पे, इट राइट। इसका मतलब थर्ड इक्वल टू 4 हो जाएगा और सेकेंड इक्वल टू 5th हो जाएगा, वेरी गुड। करेक्ट ऑप्शन 64 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, 75 का आंसर शशांक बताएंगे। शशांक प्रेजेंट है? हाँ, एक क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 75। बेनिसा, हाँ आप रेडी रहिएगा, सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना। ये बुक है आपके पास? क्यों, ये तो बहुत पहले से बोला हूँ कि कंपलसरी है। मतलब आपको मिला नहीं या आपने दिया नहीं? बिल्कुल मिलेगा, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कीजिए जितना जल्दी हो सके। बोलना चाहिए ना, मैं एक बार आप पूछ रहा हूँ कि आपके पास है, तो आप तो सारा क्वेश्चन तो ऐसे ही ऊपर से जा रहा होगा।
सारे बच्चे प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, नहीं बुक है तो बोलिए सर क्वेश्चन लिख दीजिए, हो सकता है कि नहीं मिला होगा। ये बुक कंपलसरी है, अगला साल मार्च तक का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए एज सुन एज। और मैं बताता हूँ, अगर पेरेंट्स बाहर निकलते हैं पान बाज़ार में मिल जाएगा, 200% गारंटी है। किसी बुक स्टॉल में भेज दीजिएगा, ज्ञानदीप में भेजिएगा, मिल जाएगा, होगा। क्वेश्चन नंबर 75, जस्ट टेल में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे कम स्टेबल कौन होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल भी 1, वेरी गुड, क्योंकि 1 में पाई बॉन्ड 2 है। सबसे कम स्टेबल इज इट 4, नहीं, 2 का स्टेबिलिटी तो थर्ड और फोर्थ से ज़्यादा रहेगा। 2 में देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, थर्ड में भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, इज इट राइट ना। जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, हो गया ना। अच्छा, रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है या डीस्टेबलाइज करता है, ये मैं पढ़ाऊँगा, अभी पढ़ाया नहीं हूँ। रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मॉलिक्यूल से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ओके स्टूडेंट, और किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगा तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए, देखिए इन दोनों के रेस्पेक्ट में इन दोनों का स्टेबिलिटी तो ज़्यादा रहेगा, वजह इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के फेवर करेंगे, इज इट राइट। इसका और फर्स्ट और सेकंड में फिर किसका, यस। ड्यू टू रेजोनेंस डबल चार्ज सेपरेशन का मतलब था 2 प्लस और 2 माइनस से, राइट। प्लस और माइनस से नहीं था वहाँ पे। ड्यू टू रेजोनेंस डबल चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या था कि 2 प्लस और 2 माइनस नहीं हो, इज इट करेक्ट। ये नहीं था कि प्लस और माइनस नहीं हो, प्लस और माइनस का मतलब हम लोग बोल रहे हैं सिंगल चार्ज मतलब 1 प्लस 1 माइनस, करेक्ट। डबल चार्ज सेपरेशन समझ रहे हैं ना बाकी लोग। मैं डबल चार्ज सेपरेशन का क्या मीन किया था, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए या 2 प्लस 2 माइनस नहीं होना चाहिए, ये मीन किया था, राइट। तो देखिए इसमें और इसमें दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, बट इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, इज इट राइट। नो चार्ज सेपरेशन, देयर इज चार्ज सेपरेशन। कन्फ्यूजन आपको होना चाहिए था थर्ड और फोर्थ में, एग्री। इसलिए कन्फ्यूजन होना चाहिए था कि सर इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन सेम डिस्टेंस पे, यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन सेम डिस्टेंस पे, इज इट राइट। यस, ये कन्फ्यूजन होना चाहिए था। और अगर इन दोनों का स्टेबिलिटी सेम रहता तो क्वेश्चन में थर्ड भी आंसर होता और फोर्थ भी होता, करेक्ट ना। क्या पूछा गया है, एमंग दीज रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विच वन इज लीस्ट स्टेबल। और लीस्ट स्टेबल में अगर दोनों लीस्ट स्टेबल रहता तो थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन में दिया जाता।
अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में रेजोनेंस किसी प्रोसेस, किसी भी सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। इसका मतलब है कि मैं एक लाइन अगर यहाँ पे बस शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी उसको मैं रेजोनेंस एनर्जी जहाँ पे पढ़ाऊँगा वहाँ पे बताऊँगा। तो रेजोनेंस किसी कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। इसका मतलब जो प्रोसेस से मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा है वो प्रोसेस अगर ज़्यादा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज़्यादा, राइट। और वो प्रोसेस कम तो स्टेबिलिटी कम। अब यहाँ देखिए, इसमें और इसमें नो डाउट चार्ज का सेपरेशन। देखिए यहाँ पे नहीं लगता कि सर चारों पॉइंट फेल कर गया, जो हम लोग 4 पॉइंट पढ़ के रेडी थे, राइट। यहाँ पे चारों पॉइंट फेल नहीं कर गया। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉइंट भी आप चारों में से कोई भी पॉइंट थर्ड और फोर्थ में काम करेगा। देखिए तो जरा दिमाग दौड़ाइए। नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सर जहाँ से हम लोग ख़त्म करते हैं वहाँ से आईआईटी क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा एडवांस में। नहीं, रेडी होकर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ बना लिया तो मैं तोप हो गया। मतलब आपको आईआईटी क्वेश्चन बैंक वगैरह, अगर एडवांस में मैं बात कर रहा हूँ, नीट और जेईई में नहीं हो तो देखते ही बन जाएगा। बट एडवांस के लिए अगर आप सोचते हैं वहाँ तक जाएँ तो एकदम स्टेबल माइंड से हर एक चीज़ पे आपको गौर करना पड़ेगा। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज तो इस लोन पेयर से भी रेजोनेंस कर रहा है, इस निगेटिव चार्ज से भी कर रहा है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट फ्रॉम बोथ साइड, इधर से भी और इधर से भी, राइट। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ भी रेजोनेंस करता है और पाई बॉन्ड के साथ भी करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ से रेजोनेंस कर रहा है, निगेटिव चार्ज भी दोनों तरफ से रेजोनेंस कर रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ? यस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सर यहाँ भी तो पॉजिटिव चार्ज इधर से भी कर रहा है, इधर से भी कर रहा है, करेक्ट। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विद नेगेटिव चार्ज देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बट ये नेगेटिव चार्ज कितना तरफ से रेजोनेंस कर रहा है? क्या नेगेटिव चार्ज लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा। और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर में रिपल्सन भी हो जाएगा। तो बोले कहाँ का चार्ज ज़्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा? यहाँ का दोनों चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ही रेजोनेट फ्रॉम बोथ साइड, ए भी दोनों तरफ से और ए भी दोनों तरफ से, राइट। बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस फ्रॉम ओनली वन साइड, इज इट राइट? तो अब बताइए थर्ड और फोर्थ में कहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा होगा? इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, इसमें रेजोनेंस कम होगा, करेक्ट। दिस इज द रीजन कि थर्ड और फोर्थ में ए ज़्यादा स्टेबल रहेगा, एक कम स्टेबल रहेगा। तो मैंने जो बात बोला उसको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लिख लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा। मतलब जहाँ पे सारा पॉइंट फेल कर गया तो वहाँ पे देखेंगे अमाउंट ऑफ रेजोनेंस, इज इट राइट। तब तक मैं ऑर्डर लिखता हूँ। सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड और सबसे कम स्टेबल रहेगा फोर्थ। एक्सप्लेन बाय योर सेल्फ। हो गया ना? तो इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर मैं सारा क्वेश्चन आज ही सॉल्व कर दूंगा तो फिर आप लोग का प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बचेगा। तो थोड़ा सा डेमो मिल गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन है। इसका मतलब जिस टाइप का भी क्वेश्चन है उसी ट्रैक पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीटली इस बुक को फॉलो करते हुए पढ़ा रहा हूँ। इसका लेवल आपके आईआईटी क्वेश्चन बैंक से ऊपर है, मतलब नीट से तो बहुत ऊपर है। इसको कवर कर लिए भाई, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स में कैसे देखते हैं एच सी वर्मा बिल्कुल प्राइम, उसको मैं लेकर चलता ही हूँ, उसका एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। इन सिमिलर फैशन ऑर्गेनिक में इस बुक का एक एक प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा, होगा। इसको हटाएं, हाँ। यस, यहाँ पे दोनों रीजन है। एक तो इसका निगेटिव चार्ज एक ही तरफ से रेजोनेंस कर रहा है, तो इसमें रेजोनेंस का अमाउंट कम हो गया, इसमें थोड़ा रेजोनेंस का अमाउंट ज़्यादा है, राइट। एट द सेम टाइम इसके पीछे रिपल्सन भी तो हो गया।
निगेटिव निगेटिव चार्ज को ज़्यादा पास कर दिए, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा क्लोज कर दिए, राइट। तो ये भी रीजन इसमें है। चलिए एवरीवन, अब लिखिए कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ईच एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ईच एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ईच एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस must have at least one same type of pure vital. Each atom participate in resonance must have at least one same type of pure vital. करेक्ट ना? अच्छा, आप लोग का सैटरडे को 6:30 to 8:30 कहीं पे ट्यूशन रहता है या फ्री टाइम है? ट्यूशन रहता है, ओके। आप लोग लिख लिया ना इस बात को? क्या लिखे हैं फिर से मिलाइए तो, ईच एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर वाइटल, इधर वैकेंट और फील्ड, इधर वैकेंट और फील्ड। बहुत बड़ा पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग रेजोनेंस का इतना काम कर चुके हैं, बट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस यही नहीं जानते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा, देखिए तो यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, सही लिखा हुआ है, ओके। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। इज इट राइट? और आपको सिखाया है ना कि पाई बॉन्ड किससे बनता है? पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल, नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल। इज इट राइट? तो भाई इसके पास इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन में कितना ऑर्बिटल गया हुआ है? p का 2, करेक्ट। तो अभी थ्योरी स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि सर इसके पास वन प्योर ऑर्बिटल होगा इस कार्बन के पास, करेक्ट। और पाई बॉन्ड किससे बनता है? प्योर p से ही बनता है। तो इसके पास अगर वन प्योर ऑर्बिटल है तो लेट इट इज pz, क्या बोल सकते हैं? कोई भी हो सकता है प्योर p, मैं मान रहा हूँ, सपोज कीजिए लेट इट इज pz। इज इट राइट?
तो भाई इसके पास अगर प्योर वाला पीजेड है तो इसके पास भी पीजेड ही होना पड़ेगा। इफ़ इट हैज़ पीजेड इट मस्ट हैव पीजेड, क्योंकि पीजेड का ओवरलैपिंग पीजेड के साथ ही होगा, करेक्ट ना। तो इसके लिए इफ़, तो इसके लिए मस्ट बोल रहे हैं, इफ़ इट हैज़ पीजेड इट मस्ट हैज़ पीजेड। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए अब यहाँ पे इसमें आ जाते हैं। इसके हेल्प से इसमें निकाल लिए कि अगर इसके पास पीजेड है तो इसके पास भी पीजेड होना पड़ेगा, बिकॉज पीजेड का ओवरलैपिंग सिर्फ पीजेड के साथ हो सकता है, करेक्ट ना। ठीक है, मेरा वीडियो जा रहा है? हाँ, यहाँ देखिए, अब इसके पास पीजेड है, अब यहाँ से मैंने अब यहाँ पे आ गया प्रूफ करने के लिए, तो इसके पास भी तो पीजेड होना पड़ेगा, क्योंकि पीजेड का ओवरलैपिंग पीजेड के का ओवरलैपिंग पीजेड से ही होगा, पीजेड के साथ ही पाई बॉन्ड बनाएगा, राइट। अब इसके हेल्प, इस कार्बन के हेल्प से मैंने इस कार्बन का निकाल लिया, फिर वापस आ गया। अब इसका भी पता चल गया कि इसके पास पीजेड है, तो भाई अगर इसके पास पीजेड है तो इसको भी पीजेड होना पड़ेगा, नहीं। तो इस कार्बन से स्टार्ट किया, इसके हेल्प से इसका निकाल लिए, फिर इसके हेल्प से थर्ड का निकाल लिए, और थर्ड के हेल्प से फोर्थ का निकाल लिए, करेक्ट। अब देखिए कौन कौन सा पाई बॉन्ड रेजोनेंस में था, ए और ए पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, करेक्ट। और इन दोनों ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस करेगा, कंजुगेटेड है, तो कौन कौन सा आइटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन सा कार्बन, ए कार्बन ए कार्बन ए कार्बन ए कार्बन। अब मेरा स्टेटमेंट पे गौर कीजिए, मेरा स्टेटमेंट क्या है, ईच एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट हैव एट लीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर वाटर, इज इट राइट। तो देखिए क्या सबके पास प्योर पी है, पीजेड एंड पीजेड, समझ। इसका मतलब भाई ये होना भी पड़ेगा। सब लोग ध्यान से देखिएगा, बोलिए पाई बॉन्ड कैसे बनता है, एक्सेल ओवरलैपिंग से या लैटरल ओवरलैपिंग से, लैटरल ओवरलैपिंग से, राइट। तो ए किससे हो रहा है, पीजेड और पीजेड से, और ए भी किससे बन रहा है, पीजेड और पीजेड से, राइट। तो नहीं लग रहा है कि सर एक पाई बॉन्ड यहाँ का इसको दिखाया हूँ और इस पाई बॉन्ड को यहाँ दिखाया हूँ, बिल्कुल ऐसे है, राइट, एग्री। तो रेजोनेंस में बिल्कुल ऐसा ही होता है, जितना भी पाई बॉन्ड या लोन पेयर जो भी रेजोनेंस करता है उसका सारा प्योर और वाइटल बिल्कुल एक लाइन में ऐसे रहता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारा बैम्बू ट्री है और बिल्कुल एक लाइन पे उसको रोपा गया है, प्लांटेशन किया गया है, और अगर हवा का फ्लो हो रहा है तो ये बीच वाला बैम्बू ट्री कभी इसके साथ टकराएगा लैटरली और कभी इसके साथ टकराएगा, समझ रहे हैं मेरे बात को, कभी इसके साथ कभी इसके साथ, कभी इसके साथ कभी इसके साथ, करेक्ट। बिल्कुल एक्चुअल में वही हो रहा है। यहाँ पे अभी है, यहाँ देखिए, और यहाँ पे है। इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ है कि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आ गया, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अपना लेके चला गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहा है ना स्टूडेंट। इसका मतलब यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन जो है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एक कार्बन अपने ऊपर ले लिया, मतलब जस्ट लाइक दिस। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन ले लिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन लेकर इसके साथ ओवरलैपिंग करना स्टार्ट किया और ये बॉन्ड बना लिया, समझ में आ गया। तो ये मैंने इसका एमओटी ड्रॉ कर दिया और ये मैंने ये इसका एमओटी है, राइट, और वाइटल डायग्राम। इसका मतलब सर जितना भी सिस्टम रेजोनेंस करेगा, चाहे लोन पेयर हो, पॉजिटिव चार्ज हो या पाई बॉन्ड हो,
और रेजोनेंस करने के टाइम पे प्योर और वाइटल में ही प्रेजेंट रहता है, और सारा प्योर और वाइटल बिल्कुल एक सीधे लाइन पर रहेगा, को प्लेनार होना पड़ेगा। नहीं देखिए, तो मैंने 4 मार्कर दिखाया है, नज़र आ रहा है, सारा मार्कर एक प्लेन में है, राइट। अगर ये 2 मार्कर ऐसे है और ये 2 मार्कर अगर ऐसे रहता तो क्या रेजोनेंस हो पाता? क्या ए और प्योर और ए प्योर आपस में रेजोनेंस करेगा? क्या पी वाई का पीजेड के साथ ओवरलैपिंग होता है लेटरल? नहीं होता है, करेक्ट। और किसी कारण से अब थोड़ा भी ये ऐसे है, आकाश हजारे का ध्यान समझिएगा, ये ऐसे है और ऐसे है, किसी वजह से अगर थोड़ा सा ये टिल्टेड हो गया तब भी क्या इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा इन दोनों के बीच में? ये बीच वाला दोनों के बीच में नहीं होगा। इसका मतलब है कि पहला कंडीशन तो है कि ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट हैव सेम टाइप ऑफ प्योर और वाइटल। और सेकेंड कंडीशन इसमें बनेगा कि जितना भी प्योर प्योर वाइटल है वो सारा प्योर प्योर वाइटल शुड बी को प्लेनार, एक प्लेन में होना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस, करेक्ट, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अगर दोनों में से किसी का भी प्लेन डिस्टर्ब हुआ, दोनों में से किसी का भी अगर प्लेन डिस्टर्ब होता है, ये चीज़ तो आप लोग को नहीं पढ़ाया था ना, शायद मुझे लगता है नहीं पढ़ाया होंगे, राइट। तो इन दोनों में से किसी का भी प्लेन डिस्टर्ब होगा तो रेजोनेंस हैम्पर हो जाएगा, करेक्ट एवरीवन। फर्स्ट पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम क्लियर है? सेकेंड पॉइंट लिखिए, ऑल प्योर प्योर वाइटल, ऑल सेम टाइप ऑफ प्योर प्योर वाइटल, ऑल सेम टाइप ऑफ प्योर प्योर वाइटल which are responsible for resonance, which are responsible for resonance must be coplanar, must be coplanar. All same type of pure pure vital which are responsible for resonance must be coplanar. इसमें कंटिन्यू कीजिएगा। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ molecule is not suffering from, this is possible only if molecule is not suffering from steric repulsion, molecule is not suffering from steric repulsion. बोलिए आप में से एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरिक रिपल्सन? स्टेरिक रिपल्सन का क्या मतलब समझते हैं? देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि जब चीज़ें आज से 1.5 साल पहले चीज़ें जब नॉर्मल था लाइफ, तो जो भी टेकर गाड़ी है, टेकर चलता है ना गुवाहाटी में बहुत सारा, तो टेकर में अगर बैठने का जगह 4 का है और उसमें अगर 5 का बैठा दिया जाएगा तो आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? नो। तो वहाँ पर लिखा है कि जो हम लोग अगर जो पर्सन है उनको अगर ग्रुप मान लिया जाए तो ग्रुप के बीच में रिपल्सन हो गया, राइट। और 4 के बैठने के जगह पे 6 को बैठा देते हैं तो बोलते रहते हैं एक आगे हो जाइए एक पीछे हो जाइए, ऐसे करके एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। तो जो इसका मतलब स्टेरिक रिपल्सन एराइजेज ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ बल्की ग्रुप। स्टेरिक रिपल्सन एराइजेज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ व्हाट? बल्की ग्रुप, करेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 बड़ा ग्रुप अगर पास में आएगा तो वहाँ से एक ग्रुप रिपल्सन होगा, इट इज़ काइंड ऑफ मास रिपल्सन, ठीक है।
तो उसकी वजह से रिपल्सन होगा। इसका मतलब कम जगह में ज़्यादा ग्रुप को, ज़्यादा एटम को, ज़्यादा ग्रुप आ गया, कम जगह है और ज़्यादा आ गया, तो उसमें एक उसके बीच में जो एक रिपल्सन का फोर्स हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। और उसको कम करने के लिए क्या करेगा, मॉलिक्यूल अपने आप को एडजस्ट करेगा, आगे पीछे करेगा, राइट। तो स्टेरिक रिपल्सन के लिए एक लाइन लिखी, तो फिर मैं आगे समझा रहा हूँ। स्टेरिक रिपल्सन एराइजेज ड्यू टू, स्टेरिक रिपल्सन एराइजेज स्टेरिक रिपल्सन एराइजेज ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ बल्की ग्रुप। स्टेरिक रिपल्सन एराइजेज ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ बल्की ग्रुप। हो गया ना एवरीवन? यस। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। मैं दो एग्जांपल से इसको समझा रहा हूँ। इसका नाम क्या है सर? इट इज़ टर्सरी ब्यूटाइल, इज इट राइट? ए भी टर्सरी ब्यूटाइल, ए भी टर्सरी ब्यूटाइल, राइट। और इस केस में दोनों टर्सरी ब्यूटाइल बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे है और ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। ओके एवरीवन, ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड के अबाउट चीज़ें रोटेट कर सकता है। तो ऐसे देख लीजिए कि मेरे हाथ में ए मार्कर है और ए पॉइंट और ए पॉइंट, आप समझ पा रहे हैं मैंने कौन सा पॉइंट बताया? मेरा फिंगर का ए पॉइंट, ठीक है। अब फिंगर का इस पॉइंट को आप कार्बन मान लीजिए और बिल्कुल सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। इस कार्बन का बात कर रहा हूँ और ये मेरा मार्कर है बल्की ग्रुप, ऐसे है, और दोनों बल्की ग्रुप बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे है। तो क्या करेगा उस स्टेरिक रिपल्सन को, जो ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ बल्की ग्रुप, ये जो ये इसको प्रेस कर रहा है, ये इसको प्रेस कर रहा है, तो इसको कम करने के लिए लगता, ऐसा नहीं लगता है कि ये एक कार्बन को कांस्टेंट करके इस सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन ले लेगा थोड़ा, ताकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए इस मार्कर के बीच में, राइट? करेक्ट ना। डबल बॉन्ड रहता तो शायद नहीं हो पाता, बट सिंगल बॉन्ड के बाद तो रोटेशन ले सकते हैं। इस बात को एग्री कर रहे हैं? ओके। तो क्वेश्चन भाई ऐसे आ जाता। पहला क्वेश्चन तो इसमें ये पूछा जाता कि सिस्टम ए और सिस्टम बी में किस में रेजोनेंस ज़्यादा होगा। और इस चीज़ को अगर आज हम लोग नहीं समझते तो आपको लगता है कि इसमें तो दोनों में रेजोनेंस सेम होना चाहिए, कोई डिफरेंस तो नज़र आ नहीं रहा है, राइट? एक्चुअली डिफरेंस अब नज़र आ रहा है। आप यहाँ देखिएगा, आपको मैंने क्या पढ़ाया है, इफ़ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन देन इट शुड बी इन द सेम प्लेन। तो ये कार्बन इस sp2 से डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी व्हाइट बोर्ड में रहेगा, ये कार्बन भी sp2 से डायरेक्टली अटैच है, ये भी व्हाइट बोर्ड में रहेगा, राइट? और दोनों अगर व्हाइट बोर्ड में है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन क्रिएट हो गया। और इस रिपल्सन क्रिएट को कम करने का तरीका क्या है कि इस तरफ के चीज़ों को, इस कार्बन को इस प्लेन में रखकर और ये वाला पार्ट को थोड़ा हम लोग इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर देंगे। सर डबल बॉन्ड के अबाउट क्यों नहीं? भाई डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन तभी ले सकते हैं जब उसमें से एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। क्या मल्टीपल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल हो सकता है? यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं, बट सिंगल बॉन्ड के अबाउट हम लोग थोड़ा रोटेशन ले सकते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए दिस साइड इज कीपिंग कांस्टेंट और इसको थोड़ा रोटेट करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे अच्छा सर बोल रहे हैं मॉलिक्यूल को ही रोटेट कर देंगे। भाई मॉलिक्यूल को रोटेट मान लेते हैं, पूरे मॉलिक्यूल को ही रोटेट करेंगे तो इस मार्कर के बीच में डिस्टेंस कम होगा क्या? वन मार्कर स्कीपिंग कांस्टेंट है, दूसरे को रोटेट करेंगे ना तब तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, राइट। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ देखिएगा कि रोटेशन किस लिए कम कर रहे हैं, रोटेशन स्टेरिक रिपल्सन को कम करने का कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा क्या था, पाई बॉन्ड ड्यू टू पीजेड, और यहाँ पे क्या था, पाई बॉन्ड ड्यू टू पीजेड, इज इट राइट? बट ये पाई बॉन्ड ऐसे है और ये पाई बॉन्ड भी ऐसे है, पैरेलल था। बट इस पाई बॉन्ड को कांस्टेंट करते हुए इस पूरे पार्ट को रोटेट कर रहे हैं, तो नहीं लगता साथ में पाई बॉन्ड भी रोटेट कर जाएगा? और अगर पाई बॉन्ड रोटेट किया तो क्या ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड सेम प्लेन में हुआ या प्लेन थोड़ा चेंज हो गया? अब प्लेन अगर चेंज हो गया तो इन चार मार्कर में से दो बीच का मार्कर है वो आपस में रेजोनेंस करेगा क्या, ओवरलैपिंग करेगा? नहीं करेगा, और करेगा भी तो वेरी लेस, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे आप बताइए किस में रेजोनेंस होगा, किस में रेजोनेंस ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, बताइए तो। बी में ज़्यादा हो जाएगा और ए में कम रहेगा, इज इट राइट? बी ग्रेटर देन ए, क्या बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ रेजोनेंस? और अगर कोई रीजन पूछेगा एक्सप्लेनेशन तो क्या बोलिएगा, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, यहाँ लिख लीजिए रीजन में, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन in case of A, due to a steric repulsion in case of A, coplanarity between both pi bond, coplanarity between both pi bond coplanarity between both pi bond disturb so that less resonance in A with respect to B। इसमें एक्चुअली मुझे जहाँ तक पता है कि लेस रेजोनेंस नहीं, यहाँ पे तो रेजोनेंस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाता है, टेंडिंग टू ज़ीरो। वजह है कि ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड दोनों पाई बॉन्ड का प्लेन कॉमन नहीं रहता है। पाई बॉन्ड का प्लेन का मतलब उसका प्योर और वाइटल का प्लेन, करेक्ट। ए पाई बॉन्ड अगर पीजेड पीजेड से बना है तो दिस पाई बॉन्ड अलोंग जेड एक्सिस, बट इसका ए पाई बॉन्ड क्या जेड एक्सिस का अलोंग अब रह पाएगा या रोटेशन हो जाएगा, थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट रेजोनेंस ना के बराबर होगा, देयर इज नो रेजोनेंस। मेन वजह स्टेरिक रिपल्सन। बट अगर ये चीज़ नहीं पढ़ाते स्टूडेंट और आपको हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाए हुए थे, तब तो आपको लगता है कि हाँ हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड एंड बोथ आर होमोएटॉमिक देन रेजोनेंस फ्रॉम बोथ साइड, करेक्ट। यहाँ देखिएगा थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। अगर बी में ए में अगर रेजोनेंस नहीं होगा, ए में मान लेते हैं रेजोनेंस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, तो सी में होगा या नहीं होगा। सर यहाँ पे तो बल्कि ग्रुप है बट एडजेसेंट कार्बन पे नहीं है, राइट। दैट्स वाई इसके प्रेजेंट रहने से इसके बीच में स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, राइट। इसका मतलब है कि बल्कि ग्रुप रहने से रेजोनेंस अगर नहीं होगा तो उसके पीछे का वजह है क्या, उसके पीछे का मेन वजह रहेगा कि एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट रहेगा, तब वहाँ पे
सिग्निफिकेंट अमाउंट में स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट करेगा, अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर रहेगा तो स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट नहीं करेगा, और करेगा भी तो बहुत कम करेगा। करेक्ट ना? तो इन तीनों में ए, बी और सी, इन तीनों का आपके सामने अगर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में होगा? बी में। उसके बाद किस में होगा? सी में। और सबसे कम क्या होगा? ए में, ऑलमोस्ट जीरो। करेक्ट ना? इसको हटा रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सर होगा। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। अच्छा, अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ाते आज का टॉपिक, और तब यहाँ पे पूछते बी, एग्जाम्पल बी में लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, तो आपको तो लगता है सर कंजुगेशन में ही करेगा, राइट? बट अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एकदम बिल्कुल CH3 और CH3 यहाँ इसके बीच में स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट हो गया। इस स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होगा। तो रिंग को अगर व्हाइट बोर्ड में रखते हैं तो इसके अबाउट एक ग्रुप ऐसे रोटेट करेगा, और रोटेट करने के वजह से यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि इस कार्बन का प्योर पी पीजेड है और इस कार्बन का भी प्योर पी पीजेड है, तो पीजेड और पीजेड से पाई बॉन्ड बनेगा, राइट? और इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। अब बोलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड किसके बीच में बना है? नाइट्रोजन और कार्बन। करेक्ट ना? नाइट्रोजन एंड कार्बन। और इसके पास, इस कार्बन के पास प्योर था, और यहाँ पे इसका मतलब ये फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल टू प्योर ऑर्बिटल। याद है आप लोग को फर्स्ट क्लास का? इसका मतलब है कि ये लोन पेयर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस पाई बॉन्ड बनाने के टाइम पे अगर इस कार्बन का प्योर पीजेड है तो नहीं लगता कि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर भी पीजेड में चला गया होगा, क्योंकि पीजेड का ओवरलैपिंग पीजेड से होगा। अगर ये पीजेड है तो नाइट्रोजन का भी लोन पेयर पीजेड में ही जाना पड़ेगा, पीजेड का ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग पीजेड के साथ ही होगा। करेक्ट ना? बट इस सिचुएशन में अगर इस टाइप का क्रिएट कर दिए तो ये लोन पेयर जो प्योर पी में जाने वाला था इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए, रेजोनेंस करने के लिए, उन्हें तक ड्यू टू रोटेशन ए भी रोटेट कर गया। ऐसे रहना चाहिए था, ऐसे रहना चाहिए था कि इस कार्बन का पीजेड है, अगर व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर तो लोन पेयर को भी व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर में आना पड़ेगा पाई बॉन्ड रेजोनेंस करने के लिए। बट ड्यू टू रोटेशन ए लोन पेयर अपना प्लेनरिटी इस पाई बॉन्ड के साथ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब बी में रेजोनेंस नहीं होगा, बी में लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। वजह बिल्कुल सिंपल सा रीजन यहाँ पे, हालांकि डेप्थ का बात हो गया कि कोप्लेनरिटी ऑफ लोन पेयर या पाई बॉन्ड ऑफ रिंग एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट कोप्लेनार, मतलब एक प्लेन में नहीं है, एक किसी और प्लेन में चला गया। करेक्ट ना? नीचे नोट करके लिखिए तो इन केस ऑफ V, इन केस ऑफ B, इस पर भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। इन केस ऑफ B ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन,
देयर इज रोटेशन अबाउट कार्बन नाइट्रोजन, देयर इज रोटेशन अबाउट कार्बन नाइट्रोजन ड्यू टू विच co-planarity of lone pair of nitrogen and pi bond of ring, due to which co-planarity of lone pair of nitrogen and pi bond of ring does not present. तो फर्स्ट कंडीशन क्या था, ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर वाइटल। सेकंड कंडीशन, ऑल सेम टाइप ऑफ प्योर वाइटल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। इज इट राइट? लास्ट कंडीशन फॉर रेजोनेंस, थर्ड कंडीशन, all resonating structure must have same number of low paired up electron. All resonating structure must have same number of paired up electron, same number of paired up electron or unpaired electron. All resonating structure must have same number of paired up electron और unpaired electron। कहने का मतलब हुआ कि किसी एक RS में अगर वन अनपेयर्ड है तो सारे RS में वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। करेक्ट ना? तो चलिए, ये स्टेटमेंट मैं लिखवा दिया हूँ। मैं इस क्लास को यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही। ओके एवरीवन। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ऑर्गेनिक अभी लिख मत कीजिएगा।